हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउट्स एजुकेट। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो अभी आप लोगों का क्लास 11th खत्म हो चुका है। उसमें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको लर्न करना है, उसको आपको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपको क्लास 12th में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे आपको सबसे पहले बच्चों मैकेनिक्स पे पूरी फोकस करनी है। ठीक है, डायमेंशन वगैरह आपको देख लेना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, वेक्टर आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सारे चैप्टर्स जैसे ग्रेविटेशन है, मैक्सिमम चैप्टर्स आपके 12th में काम आने वाले हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले हैं। ठीक है, 12th में तो आप सारे चैप्टर्स को एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करिए क्लास 12th को इसके बाद स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है बच्चों। अभी हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है। उससे पहले आपका वेलकम कर लेते हैं। वेलकम टू क्लास 12th। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों और समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो बच्चों देखो, ये इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है बच्चों रेस्ट। यानी जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो पार्ट होते हैं इसके। जब चार्ज बच्चों रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज मोशन में होता है बच्चों तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हम इन दो पार्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा फिर हम आगे और चीजें बात करेंगे। मतलब पूरा जो क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट है वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो भी होती है चार्ज से रिलेटेड, वो सब भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट आपका ऑप्टिक्स होता है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेसिकली बच्चों ध्यान दीजिए, जब चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी हम करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें चार्ज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बच्चों चार्ज पे बेस्ड होने वाला है। तो चार्ज को हम अच्छे समझेंगे उसके बारे में। ठीक है, ताकि आपको आगे की चीजें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चों? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये हमेशा किसी मैटर के साथ एसोसिएट करता है। ठीक है, और जब किसी मैटर में एक चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाती है तो वो बच्चों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। कैसे शो करता है? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ओके। पहले हम 3 चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे बच्चों, उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे 2 चैप्टर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा होता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ध्यान दीजिए, अगर बच्चों पर ध्यान दीजिएगा, चार्ज जो होती है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये किसी मैटर के साथ होती है, और अगर किसी बॉडी में चार्ज हो जाती है, कोई बॉडी अगर चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों यही जो चार्ज है, अगर ये चार्ज रेस्ट पे है, अगर चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, तो चार्ज अगर बच्चों रेस्ट पे है तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ठीक है, यानी सिर्फ इसके पास कौन सी फील्ड होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर चार्ज रेस्ट पे है तो। अगर बच्चों चार्ज मोशन में है, अगर मोशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से
चार्ज मोशन कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उसके पास होता है, यानी वो दोनों इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों शो करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो चार्ज पागल हो जाए, मतलब एक्सिलरेट करे, तो चार्ज अगर बच्चों एक्सिलरेट करता है तो ऐसे में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों तो मतलब प्रोड्यूस करता ही है, उसके पास दोनों होते ही हैं, साथ ही साथ बच्चों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी रेडिएशन भी इमिट करता है। अगर चार्ज एक्सिलरेट करता है तो वो रेडिएशन भी इमिट करता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब चार्ज एक्सिलरेट करती है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, ठीक है, ओके। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर मूविंग चार्ज है बच्चों तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर रेस्ट चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कितने तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों कि ध्यान दीजिए, जो एटम होते हैं, एटम, उस एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान दीजिए। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ये हमारा चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या हैं, चार्ज पार्टिकल है। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल चार्ज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम, ठीक है। ये कूलम एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। और आगे यहाँ माइनस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने नेगेटिव माना है, ठीक है। और प्रोटॉन जो होती है बच्चों, उसकी भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होती है, सेम होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। तो इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर होते हैं, बट जो साइन होती है अपोजिट होने की वजह से जो एटम होता है बच्चों, वो टोटल चार्ज अगर देखा जाए एटम का तो वो जीरो हो जाता है, मतलब बेसिकली एटम हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो जो एटम है बच्चों ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि हर एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक। अब अगर हम क्या करें, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दें, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे बच्चों तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। अच्छा, हम इलेक्ट्रॉन को ही सिर्फ निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको निकालना बहुत टफ काम है, ठीक है, उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम बाहर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम निकाल देते हैं, अगर बाई मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाता है तो इस पे क्या हो जाएगी बच्चों, ये चार्ज बॉडी हो जाएगी। क्यों चार्ज आएगी, क्योंकि प्रोटॉन तो हमारे उतने ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो सारे प्रोटॉन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास एक एटम है, इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मान लो ये हमारे पास ये 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 बचेंगे ना। अब इसमें कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 10। तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को ही सिर्फ क्या कर सकता है बच्चों, न्यूट्रलाइज कर सकता है। 2 प्रोटॉन तो ज्यादा होंगे ना, तो इस तरह से इसके पास प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से बच्चों ये चार्ज हो जाएगा। और चूंकि प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो हम कहेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और बच्चों इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन कितने होंगे, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन खत्म हो जाएंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होंगे। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इस तरह से बच्चों ये जो हमारे दोनों एटम है ये दोनों चार्ज हो गए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आपस में क्या हो गए, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गए। तो एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ध्यान दीजिएगा अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी डिफिशियंसी होगी तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि वो पॉजिटिव चार्ज है।
और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा तो हम कहेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी या ज्यादा होने की वजह से ही बॉडी जो होती है हमारी, कोई भी बॉडी जो होती है वो चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन की कम या ज्यादा होने से। ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों यूनिट ऑफ चार्ज की। तो चार्ज की जो यूनिट होती है बच्चों, ये एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज ये बच्चों होती है कूलम। कूलम को हम बच्चों डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, दोनों से डिनोट करते हैं। ठीक है, कूलम को सी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा सीजीएस यूनिट भी होता है बच्चों। सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। और एक कूलम में बच्चों 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे यूनिट ऑफ चार्ज हैं। और अगर इसका डायमेंशन देखें बच्चों, तो इसका जो डायमेंशन होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में तो पढ़ा ही है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। तो इससे हमारा जो डायमेंशन हो जाएगा बच्चों वो 80 हो जाएगा। ठीक है, मास और लेंथ नहीं होंगे, करंट का एम्पियर हो जाएगा, और टी टाइम का, यहाँ पे टी टाइम है तो टाइम के लिए कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा 80। ध्यान देना, कैप जो हमारा चार्ज है बच्चों वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो चार्ज बॉडी होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, चार्ज बॉडी जो होती है वो चार्ज होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर। अब स्केलर अगर क्वांटिटी है तो इसको ऐड कैसे करेंगे, इसका अलजेब्रिक सम होगा। कैसा सम होगा बच्चों, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कई सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, मान लो Q2 नेगेटिव है, तो जो हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों, टोटल चार्ज, वो हम लोग क्या करेंगे, विद साइन ऐड करेंगे, यानी Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, इस तरह से। ठीक है, मतलब हम अलजेब्रिक सम करेंगे और चार्ज को विद साइन लेंगे, क्योंकि भाई पता है ना चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रिक सम ही करते हैं। इसके अलावा बच्चों ध्यान दीजिए, जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी रिपल्शन होती है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है बच्चों तो इनके बीच में प्यार होता है, यानी अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो अगर अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्शन, और अगर बच्चों लाइक चार्ज हैं, ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं अगर हैं तो रिपल्शन होगी। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जो चार्ज होती है बच्चों वो ट्रांसफरेबल होती है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इधर से उधर ट्रांसफर हो जा रही हैं, तो हम चार्ज जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों और प्रॉपर्टीज की। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी, यहाँ इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, वो है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब चार्ज अपने आप में अकेला नहीं रह सकता है, वो हमेशा किसी ना किसी बॉडी पे ही रहेगा। ठीक है, मतलब चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, किसी मैटर की प्रॉपर्टी है, चार्ज खुद में अलग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ओके। तो चार्ज हमेशा किसी मास के साथ ही रहेगा, किसी बॉडी के ऊपर ही चार्ज रहेगी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो मास होती है वो स्पीड के साथ वेरी करती है, लेकिन चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करती है, यानी चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। मतलब चार्ज डज नॉट वेरी, does not varies vary with speed। अगर हम एक चार्ज ले लें, 2 कूलम का चार्ज ले लें बच्चों, उसको उठा के फेंक दें तो उसकी चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, जब तक उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए,
जो मास होता है बच्चों वो वेरिएंट होता है। मास जो होती है स्पीड के साथ वेरी करती है, और इसका एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, मतलब मास जो होती है बच्चों वो स्पीड के साथ वेरी करती है। ये हमारा स्पीड है, ये लाइट की स्पीड है जिसको 3×8 कह सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट है ये, स्पीड ऑफ लाइट सी होता है, और ये स्पीड हमारी ऑब्जेक्ट की होगी। ये हमारा रेस्ट मास है बच्चों, क्या है? रेस्ट मास। तो ये रेस्ट मास है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से जो मास होता है बच्चों वो बढ़ जाती है। अगर मान लो कि वेलोसिटी c के बराबर हो जाए, अगर वेलोसिटी c के बराबर हो जाए इफ, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 माइनस 1 0। ऐसे में जो मास हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई एक सुई के बराबर, ध्यान देना, मास कोई एक सुई के बराबर भी मास अगर है, वो अगर लाइट की स्पीड से आके अर्थ से टकरा जाए तो अर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मास जो होती है बच्चों स्पीड के साथ वेरी करती है, लेकिन चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करती। इसके अलावा देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बच्चों है चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब चार्ज जो होती है वो कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब यही होता है कि जो पहले था वही बाद में हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अभी जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जब ट्रांसफर किया था, तो देखिए अगर मैं ये इसको एक सिस्टम मान लूँ, पूरा एक इसको अगर सिस्टम मान लूँ, तो मुझे बताइए अभी भी इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितने हैं? तो आप कहोगे सर इस सिस्टम के अंदर अभी भी टोटल चार्ज क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि देखिए अभी अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 8, और यहाँ कितने हो गए थे? 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। और प्रोटॉन देखिए 10 और 8 18, यानी हमारे पास जो टोटल चार्ज है अभी वो 0 हो गए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो पूरे सिस्टम का चार्ज जो है बच्चों वो अभी भी 0 है, टोटल चार्ज 0 है। इसका मतलब ये कि चार्ज हम जो इलेक्ट्रॉन थे एक से दूसरे में ट्रांसफर तो हो गए, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। ठीक है, चार्ज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। ठीक, तो कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम होती है बच्चों, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम वो 0 होती है। ठीक है, यानी चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड, neither can be created nor destroyed। तो बच्चों हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना, देखो हमने चार्ज को क्रिएट नहीं किया, मतलब इलेक्ट्रॉन हमने बनाया नहीं था। इलेक्ट्रॉन क्या था बच्चों? एक एटम के अंदर था, बस उसमें से हमने दूसरे एटम में ट्रांसफर कर दिया। हमने इलेक्ट्रॉन बनाया थोड़ी ना, वो तो ऑलरेडी एटम में था, हमने सिर्फ उसको क्या किया? एक से दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये हो रहा है। और इसके अलावा अभी भी टोटल चार्ज देखो पूरे सिस्टम का 0 है ना। ठीक है, तो ये होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमारा बच्चों अभी भी कंजर्व है। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है कि जो हमारा चार्ज है बच्चों, क्वांटाइज का मतलब ये होता है जैसे अगर हम चाहें तो जो ये हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया वो 2 इलेक्ट्रॉन किया। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितने का आया था? देखो जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचे और 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी अगर देखा जाए तो इस पे जो चार्ज है 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को खा जाएगा, 2 प्रोटॉन बचेंगे, यानी बेसिकली इस पे 2 प्रोटॉन का चार्ज है, 2 प्रोटॉन का चार्ज है बेसिकली, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो जितना हम ट्रांसफर करते हैं बच्चों उतना उस पे चार्ज आ जाती है। ठीक है, अब अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता, 4 करता तो 4, लेकिन अगर मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन करता तो ट्रांसफर, 1.5 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करता तो इस पर 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता। अरे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल कह सकते हो पार्टिकल है, बहुत छोटी सी पार्टिकल है, उसको हम और पार्ट में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। हालांकि उससे भी अब छोटे पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी है, क्वार्क्स की, लेकिन हम क्वार्क्स के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा
इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल होती है और हम कभी भी फ्रैक्शनल चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जब भी जाएगा तो पूरी तरह से चार्ज आएगा, यानी जो हमारे किसी बॉडी पे जो चार्ज होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होगी, 3 इलेक्ट्रॉन होगी, 4 इलेक्ट्रॉन होगी, कभी 4.5 नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है और उस पर या तो 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी। ठीक है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी किसी बॉडी पे चार्ज होगी बच्चों वो Ne होगी, Ne होगी। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वेयर n इज इंटीजर, n इंटीजर है, नॉट फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, ध्यान देना, तो n इंटीजर है, प्लस अगर प्लस n ही रहेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज है। देखो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होते हैं, तो अगर हम प्लस ई लिखते हैं इसका मतलब प्रोटॉन है, और माइनस ई लिखते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो किसी बॉडी पे चार्ज होती है वो हमेशा कितनी होती है, Ne। n होता है बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस किसी एटम के अंदर। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगी उससे पता चलेगा कितना चार्ज वहां पे एक्सेस है या लैक है। ठीक है, तो ये n होता है हमारा डिफरेंस होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि कितने चार्ज उसमें ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कितना इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे इसमें डिफरेंस कितना था, जैसे इसमें 2 का डिफरेंस था ना, इसमें भी 2 का डिफरेंस था, लेकिन इसमें 2p का था तो प्लस 2e कह लो, और इसमें 2e का था तो माइनस 2e, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होगा ना। ओके, तो आइए समझते हैं बच्चों, क्या √3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है या नहीं है, बताइए भाई। √3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल कैसे हो सकता है, √3 होगा 1.732 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 0.732 कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो 1 2 3 करेंगे ना, आधा थोड़ी ना कर सकते, फ्रैक्शनल नंबर हम कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो ये √3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। मुझे बताइए ये पॉसिबल है या नहीं है, ये चार्ज किसी बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। तो चार्ज कितना दिया है, 48 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग n निकालते हैं, n हो जाएगा बच्चों Q/E। अगर n की वैल्यू इंटीजर आएगी, ठीक है, अगर n की वैल्यू इंटीजर आएगी तो मतलब पॉसिबल है, अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी तो पॉसिबल नहीं है। तो यह हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बच्चों, तो ये 19 कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 16 3 जा 48 30, यानी 30 एक्सेस ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तभी तो पॉजिटिव होता है। तो इसमें 30 आ रहा है, ये इंटीजर है, इसके मतलब ये पॉसिबल है। ये बताइए पॉसिबल है कि नहीं है, करके बताइए। n की वैल्यू कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻20, ये पॉसिबल है कि नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19 -20 कैंसिल, -1 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा 2, यानी 2 अपॉन कितना होगा ये बताइए, ये -1 है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 यानी बेसिकली क्या हो जाएगा 0.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब 1 से भी कम। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, बताओ बच्चों, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। ठीक, क्योंकि ये हमारा इंटीजर नहीं है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे बताइए 1 कूलम ये पॉसिबल है या नहीं है, कमेंट करके बताइएगा बच्चों। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, देखो Q/E होता है ना, तो कितना है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो ये -19 पहले तो ऊपर जाएगा 1 इंटू 10⁻+19 अपॉन 1.6, और 19 में से एक काम कर लो, इसको 18 कर लो और इसको 10 कर लो, 1.6 से 10 को काटोगे 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से 2 जीरो इसको दे दो तो 625 हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है, डेसिमल में नहीं है, ये बात समझना। ठीक है,
क्योंकि हमने डेसिमल में इसको किया है, मतलब इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में किया है, लेकिन इसको अगर हम 10 के ऊपर दे देंगे, इसको दे देंगे 2 जीरो, तो 625 हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल नहीं होगा, इस वजह से ये पॉसिबल है। ठीक है, और याद रखेंगे एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिए। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, पूछा गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू मेक इट इलेक्ट्रीफाइड बाय 3.2 कूलम। पूछा गया 3.2 कूलम अगर किसी बॉडी को चार्ज करनी है तो कितने इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे बच्चों तो प्रोटॉन ज्यादा होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा तो मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, तो कितना करना पड़ेगा, एन हमें पता करना है, क्यू बाई ई फॉर्मूला होता है, क्यू कितना है हमारा बच्चों 3.2 और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, 1.6 से 3.2 काटते हैं 2 हो जाएगा और हो जाएगा 2 इंटू 10⁻+19। इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे तब जाकर 3.2 कूलम चार्ज आएगा। दिस इज द आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन में देखते हैं, अ बॉडी है -10 कूलम, मतलब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इतना है चार्ज पहले से ही। ठीक, इफ 320 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, अब उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है, देन फाइंड न्यू चार्ज ऑफ द बॉडी। तो पहले बच्चों एक बात बताइए मुझे, जब इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव करेंगे तो रिमूव करने से पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज होगा। कितने चार्ज होंगे, तो चार्ज अगर हमें पता करना है, चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई, तो एन कितना ही रिमूव किया जा रहा है 3 इंटू 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 का 3 से करेंगे 4.8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 48 कूलम चार्ज उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन उसमें पहले कितना चार्ज था बच्चों -10, तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो 48 - 10 हो जाएगा, यानी 38 कूलम हो जाएगा। 38 क्यों हुआ, क्योंकि उस पर पहले नेगेटिव चार्ज था, लेकिन बाद में हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जब पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उससे नेट चार्ज कितना हो जाएगा 38 कूलम। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उस पे 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और उस पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यानी उस पे टोटल चार्ज हो जाएंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी टोटल हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल पे इतने कूलम का चार्ज होता है। ठीक, ओके, अब ये कितने अल्फा पार्टिकल को यहां से इजेक्ट किया जा रहा है, अल्फा पार्टिकल जो है इस पे चार्ज इतनी है और 10⁻10 अल्फा पार्टिकल इजेक्ट किया जा रहा है पर सेकेंड ऑफ अ बॉडी, देन आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉडी विल एक्वायर अ चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम है। ठीक है, 8 माइक्रोकूलम चार्ज पाने के लिए कितना समय, तो पहले हम एक काम करेंगे, हम लोग 1 सेकेंड में देखेंगे कितना चार्ज वहां पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि 10⁻10 अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकेंड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टोटल चार्ज इजेक्टेड पर सेकेंड, अगर हम पर सेकेंड देखा जाए बच्चों कितने चार्ज इजेक्ट हो रहे हैं, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई, एन कितने इजेक्ट हो रहे हैं 10⁻10, और ध्यान देना बच्चों यहां पे अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3.2 इंटू 10⁻19 और 10 ये क्या हो जाएगा -9। ठीक है, इतना चार्ज बच्चों ध्यान दीजिएगा, इतना चार्ज पर सेकेंड इजेक्ट हो रहा है, तो मुझे बताइए 8 माइक्रोकूलम पाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है, तो पर सेकेंड इतना है, तो टाइम टेकन, टाइम निकालने के लिए टोटल चार्ज कितने हैं 8 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। ठीक है, तो 8 माइक्रोकूलम में क्या हो जाएंगे
8 × 10⁻⁶ अपॉन 1 सेकंड में कितने हैं 3.2 × 10⁻⁻⁹ -9 से -6 कैंसिल हो जाएगा तो -3 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 8 × 10⁻+3 अपॉन 3.2 डेसिमल हटाएंगे 80 हो जाएगा। फिर ये हमारा 16 2 से काटेंगे, 4 से काट लो, 4 8 या 32 8 हो जाएगा, 4 ये 20 हो जाएगा, 4 से काटेंगे। फिर 8 से काटिए, फिर 4 से काट लीजिए, तो 4 2 जा 8, 4 5 20, ठीक है। 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4, यानी 2.5 × 10⁻³ आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना। पहले हमने अच्छा ये हमारा 2 नहीं होगा 0.2, ओके, क्योंकि हमने पहले 4 से काटा तो 0.8 होगा ना, 3.2 है। 4 8 या 32 और ये 4 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर हम लोग 4 से काटेंगे तो ये 5 और ये 4 से काटेंगे 0.2, यानी 0.2, तो ये हमारा 25 आएगा। 25 × 10⁻³ यानी इतना समय लगेगा बच्चों 8 माइक्रोकूलम चार्ज लाने के लिए, ठीक है, एक्वायर कराने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने चार्ज के बारे में पूरा डिटेल बात कर लिया है, ठीक है, और आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन खुद से पहले प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।